नमस्कार, हिमाचल खबरनामा में आपका स्वागत है। मैं हूं कैलाश वर्मा। सबसे पहले नजर डालते हैं कुछ खास सुर्खियों पर। मुख्यमंत्री ने लोक निर्माण विभाग के फील्ड अधिकारियों को हर पखवाड़े कार्य प्रगति की समीक्षा के दिए निर्देश। विभागीय कार्यों की समीक्षा। उपायुक्त शिमला आदित्य नेगी की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन। टैक्सी व्यवसाय में आ रही विभिन्न समस्याओं के संबंध में पदाधिकारियों के साथ गहन चर्चा। शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने विकासनगर हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में आगजनी से प्रभावित मकान का किया दौरा। घटना में मृतक के प्रति जताई गहरी संवेदना। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में पीएचडी प्रवेश मामलों को लेकर छात्र संगठनों ने विश्वविद्यालय प्रबंधन के खिलाफ खोला मोर्चा। अब युवा कांग्रेस भी उतरी विरोध में। शिमला के रिज मैदान पर चाइल्ड लाइन ने चलाया हस्ताक्षर अभियान। बच्चों के प्रति बढ़ते अपराधों को कम करने और बाल अधिकारों के प्रति लोगों को किया जागरूक। सुर्खियों के बाद अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि हिमाचल प्रदेश जैसे पहाड़ी राज्यों के लिए सड़कें जीवन रेखा का कार्य करती है, क्योंकि इन राज्यों में परिवहन के साधन सीमित है। इसलिए राज्य में सड़कों के उचित रखरखाव और निर्माण को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान करना अनिवार्य है। मुख्यमंत्री प्रदेश सचिवालय में राज्य लोक निर्माण विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए बोल रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार नाबार्ड के अंतर्गत तय किए गए वित्तीय लक्ष्यों और उपलब्धियों को हासिल करने में विलंब को गंभीरता से लेगी, क्योंकि इसमें न केवल परियोजनाओं की लागत में वृद्धि होती है, बल्कि राज्य के वित्त पोषण पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार लापरवाह अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई सुनिश्चित करेगी। लोक निर्माण विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि विभाग को प्रदेश के प्रमुख जिलों और गांवों की सड़कों के पैच वर्क और टायरिंग के लिए एक विशेष अभियान चलाना चाहिए, ताकि यात्रियों को किसी भी असुविधा का सामना न करना पड़े। उन्होंने अधिकारियों को भूस्खलन संभावित क्षेत्रों की पहचान करने के भी निर्देश दिए और भूस्खलन की संभावना को कम करने के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि अधीक्षण अभियंता एवं अन्य फील्ड अधिकारी सड़कों का नियमित निरीक्षण सुनिश्चित कर उच्च अधिकारियों को नियमित रूप से अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करें। मुख्यमंत्री ने फील्ड अधिकारियों को हर पखवाड़े कार्यों की प्रगति की समीक्षा करने और इनकी नियमित निगरानी करने के भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि कार्यों में पूरी गुणवत्ता सुनिश्चित की जाए और इस संबंध में किसी भी प्रकार की लापरवाही को सहन नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि नाबार्ड और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से संबंधित परियोजनाओं को समयबद्ध पूर्ण करना सुनिश्चित किया जाए। वर्ष 2018-19 से नाबार्ड के अंतर्गत 5,834 करोड़ रुपए में से 1977 करोड़ रुपए की 401 परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान की गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि नाबार्ड के साथ 898 करोड़ रुपए की 167 परियोजनाओं की स्वीकृति परियोजना रिपोर्ट जांच के दायरे में और 349 करोड़ की 39 परियोजनाएं योजना विभाग के पास है। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान वित्त वर्ष के दौरान CRIF के अंतर्गत 195 करोड़ रुपए की 12 परियोजनाएं स्वीकृत की गई है, जबकि 64 करोड़ रुपए की 8 परियोजनाएं पूर्ण कर ली गई है। उन्होंने अधिकारियों को स्वीकृत परियोजनाओं को शीघ्र आवंटित करने के निर्देश दिए, ताकि इन परियोजनाओं पर शीघ्र कार्य शुरू किया जा सके। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि स्वास्थ्य, शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, पुलिस, आयुर्वेद और पशुपालन विभाग सहित 6 प्रमुख विभागों से संबंधित 702 विकासात्मक कार्य क्रियान्वित किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि निधि का पुनर्विनियोजन किया जाना चाहिए, ताकि पूर्ण होने वाली परियोजनाओं को शीघ्र पूरा किया जा सके। उन्होंने अधिकारियों को महत्वाकांक्षी परियोजनाओं को पूरा करने के लिए संसाधन जुटाने के भी निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने राज्य में चल रही भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की योजनाओं पर चर्चा करते हुए कहा कि इन सड़कों के रखरखाव को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए, ताकि यात्रियों को किसी तरह की असुविधा का सामना न करना पड़े। उन्होंने NHAI अधिकारियों को किरतपुर, नेरचौक, मनाली और परवाणु सोलन ढली राष्ट्रीय राजमार्ग पर काम में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि ये दोनों सड़कें राज्य के प्रमुख पर्यटन स्थलों शिमला और मनाली को जोड़ती है, इसलिए इन्हें समयबद्ध पूरा करने पर सर्वोच्च प्राथमिकता
प्राथमिकता दी जानी चाहिए। बैठक के दौरान उन्होंने अधिकारियों को मुख्यमंत्री की घोषणाओं को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान करने के भी निर्देश दिए। हिमाचल प्रदेश में पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट ने अच्छा काम किया है और जिन लोगों को जो टारगेट्स हमने दिए थे उन टारगेट्स के काफ़ी करीब पहुंचे। बरसात लंबी होने के बावजूद भी और उसके साथ साथ में कोविड का इम्पैक्ट होने के बावजूद भी हमारे हर क्षेत्र में, चाहे वो टायरिंग का है, चाहे वो कनेक्टिविटी का है, और चाहे वो हमारा रोड की लेंथ को बढ़ाने का काम पूरे प्रदेश में डिपार्टमेंट ने किया है, वो अच्छा किया है। और PMGSY में तो आपको मालूम है कि मंडी ज़िला पूरे देश भर में पहला ज़िला है, पहले नंबर पर आए हैं। तो ऐसी परिस्थिति में हमने कुछ टारगेट्स तय किए हैं आने वाले समय के लिए और उन टारगेट्स को पूरा करने के लिए डिपार्टमेंट को कहा है। और बजट सत्र से पहले हम कोशिश करेंगे, एक बार फिर से रिव्यू करेंगे और ताकि हम अच्छी तरह से हिमाचल प्रदेश को कनेक्टिविटी दे सकें और उसके साथ साथ में जो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर की दृष्टि से जो बिल्डिंग्स बन रही हैं, जो अलग अलग डिपार्टमेंट की हैं, तो उन डिपार्टमेंट की बिल्डिंग्स को कई जगह कॉलेज के भवन बन रहे हैं, स्कूल के भवन बन रहे हैं, हेल्थ के इंस्टीट्यूशंस बन रहे हैं, मिनी सेक्रेटेरिएट बन रहे हैं, उन सारी चीज़ों पर भी रिव्यू किया। तो उसमें हमने प्रायोरिटी कुछ जगह तय की है कि जिनमें काम हमारा 70% से ऊपर हो गया है, बजट का फोकस वहाँ करके ताकि उसकी कंप्लीशन को हम जल्दी कर सकें। तो उस दृष्टि से मैं कह सकता हूँ कि हिमाचल प्रदेश में PWD डिपार्टमेंट के माध्यम से जो भी एक्टिविटीज़ हमारी चली हैं, उन एक्टिविटीज़ के माध्यम से हम प्रयत्न कर रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश को कनेक्टिविटी बेहतर दे सकें और बेहतर देने के साथ साथ में अच्छी रोड कंडीशन, क्वालिटी पर कॉम्प्रोमाइज़ ना हो, इस बात को सुनिश्चित करने के लिए भी हमने आज की इस बैठक में चर्चा की है। शिमला के विकासनगर में आगजनी का मामला सामने आया है। हादसे के दौरान दम घुटने से एक बुजुर्ग की मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक सुबह करीब 4:30 पर विकासनगर में ब्लॉक नंबर C के ग्राउंड फ्लोर हिमुडा कॉलोनी में किशोर बजाज के फ्लैट नंबर 1 में आग लगी। दमकल विभाग के कर्मचारियों और स्थानीय पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कड़ी मशक्कत के बाद आग बुझाने में सफलता पाई। किशोर बजाज अपने फ्लैट में अकेले रहता था। इस आगजनी में किशोर बजाज की आग में झुलसकर मौत हो गई। शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने मौके का दौरा किया। उन्होंने हादसे में हुई बुजुर्ग व्यक्ति की मौत पर गहरा दुख प्रकट किया। राजधानी शिमला के विकासनगर वार्ड में दर्दनाक हादसा पेश आया है। गौरतलब है कि विकासनगर स्थित हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी के ब्लॉक C26 के फ्लैट नंबर 10 में आगजनी की घटना पेश आई, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक ये हादसा सुबह करीब 4 बजे पेश आया है, जिसकी जानकारी स्थानीय लोगों ने पुलिस और अग्निशमन विभाग को दी। जानकारी मिलते ही दमकल विभाग 2 अग्निशमन वाहनों के साथ मौके पर पहुंचा और कुछ देर में आग पर काबू पा लिया गया। जानकारी के अनुसार मृतक पिछले काफी समय से इस फ्लैट में रह रहा था। मृतक की पहचान किशोर कुमार के रूप में हुई है, जो मूलतः पंजाब का रहने वाला था। मीडिया से बात करते हुए स्थानीय निवासी आनंद ने आप बीती सुनाई। C26 ब्लॉक है ये, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी का। 10 नंबर में आग लगी थी। मैं उनके सामने वाले फ्लैट में रहता हूँ, 9 नंबर। सुबह 4 बजे जब शोर हुआ पड़ोस में, तो पड़ोसियों ने मुझे बेल बजाई। उससे मुझे पता लगा कि बाहर आग लगी है। उसके बाद हमने कोशिश की कि हम उस आग को बुझाएं और हमने फायर ब्रिगेड वालों को फ़ोन किया। वैसे तो देखो, मेरे फ्लैट लेने से पहले ये यहाँ से पहले ही रह रहे थे। मेरे ख्याल से जहाँ तक मुझे याद है कि पता लगा है कि पंजाब साइड से थे, बट सेटल्ड यही थे शिमला में और अकेले ही रहते थे यहाँ। अकेले कारण आग का कह नहीं सकते, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी इनके घर पर फ्लैट में थी नहीं। इनका इन्वर्टर डिस्कनेक्ट हो चुका था। कारणों का कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि स्मोकिंग वगैरह करते शायद उस वजह से भी कुछ रहा हो, बट एग्जैक्ट तो कुछ नहीं कह सकते। सब फायर ऑफिसर भगत राम ठाकुर ने बताया कि उन्हें सुबह 4:05 पर आगजनी की सूचना मिली, जिस पर तुरंत कार्रवाई करते हुए दमकल विभाग मौके पर पहुंचा और काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। उन्होंने कहा कि आगजनी में एक व्यक्ति की मौत हो गई और आग के कारणों की जांच की जा रही है। इस अग्निकांड की सूचना हमें सुबह 4:05 पर प्राप्त हुई। जैसे ही हमें सूचना प्राप्त हुई,
तो अग्निशमन विभाग के 2 वाहन हम यहाँ पे लेकर आए। तुरंत हमने कार्रवाई की और आग को जैसे 5 हौज जोड़कर आग को काबू किया। पहुँचे तो आग की फ्लेम पूरे कमरे में फैली थी। हमने तुरंत कार्रवाई की और आग को बुझाना शुरू किया और जैसे जैसे हम आग को बुझाते अंदर गए तो हमने पाया कि इसमें एक मृत अवस्था में व्यक्ति था, जिनका नाम स्थानीय लोगों की ने बताया कि एक किशोर कुमार इनका नाम है। वो अकेले ही थे। लगभग 5 लाख रुपए का नुकसान आंका गया है, जिसमें ये इसके 4 दरवाजे, 2 कमरे थे इस ब्लॉक के। ये ब्लॉक C26 जो है, इसमें टोटल 16 फ्लैट थे, जिसका फ्लैट नंबर 10 में ये आग थी। बाकी जो 15 फ्लैट थे वो हमने तुरंत कार्रवाई करके बचा लिए। 2 ब्लॉक और हैं, उनको भी आग से बचा लिया है। आग का कारण, जैसा कि यहाँ स्थानीय लोगों से जानकारी मिली थी कि यहाँ पे इस ब्लॉक में आग, इनकी जो विद्युत की जो सप्लाई थी वो किसी कारण से कट थी, लेकिन अब इससे यही हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भाई हो सकता है किसी जलती हुई माचिस या कुछ ऐसा इस्तेमाल कुछ किया हो, उससे हो सकता है। वहीं शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज भी घटना का जायजा लेने मौके पर पहुंचे। सुरेश भारद्वाज ने कहा कि घटना के समय फ्लैट में विद्युत सेवा उपलब्ध नहीं थी। आग कैसे लगी ये जांच का विषय है। उन्होंने व्यक्ति की मौत पर शोक प्रकट करते हुए कहा कि सरकार द्वारा मृतक के परिजनों की हर संभव आर्थिक सहायता की जाएगी। जेल में है, उसे इन्फॉर्म जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा जो है वो कर दिया गया है। आग उसी के कारण जो है वो ऐसा लगता है कि कोई किसी घटना के कारण लगी होगी, क्योंकि सबका कहना है कि वो 24 आवर जो है वो पीने वाले व्यक्तियों में से था। उसमें जो है लाइट नहीं थी यहाँ पर, क्योंकि लाइट का शायद बिल नहीं दिया होगा, इसलिए लाइट भी कटी हुई थी। कोई मोमबत्ती इत्यादि जलाई होगी। अब ये तो इन्वेस्टिगेशन का प्रश्न है, लेकिन दुखद ये है कि एक आदमी की लाइफ चली गई है और एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस टाइमली जो है वो उन्होंने एक्शन ले लिया। पुलिस एकदम से पहुंच गई थी, फायर ब्रिगेड भी तुरंत पहुंच गई थी, जिसके कारण जो उनका ही फ्लैट है उसी के अंदर जो है वो फायर को कंटेन कर दिया गया। बाकी जो यहाँ रेजिडेंट्स हैं लोग, उनका सब कुछ जो है वो बच गया और सारी बिल्डिंग भी सेव्ड है। तो जो उनका कंपनसेशन इत्यादि जो है वो रिलीफ मैनुअल के मुताबिक जो है वो दिया बनता है, उसे उसके लड़के के अकाउंट में जो है वो भेज दिया जाएगा और बॉडी को डिस्पोज ऑफ करने के बाद जो है वो फॉर द टाइम बिंग ये मकान तो बंद रहेगा। बता रहे हैं 4 बजे के लगभग जो है और यहाँ से सूचना जो है वो फायर ब्रिगेड को भी और पुलिस को भी दी गई। तुरंत जो है वो 5-7 मिनट के अंदर ही यहाँ पर जो है पुलिस पहुँच गई थी, फायर ब्रिगेड भी पहुँच गई थी। इसीलिए संभव हो पाया है कि इस फ्लैट के अंदर ही जो है वो आग को रोक पाए। लेकिन क्योंकि ये जानकारी नहीं थी कि अंदर कोई व्यक्ति है और वो सफोकेशन में ही लगता है कि सफोकेशन के कारण ही अंदर है, क्योंकि बॉडी जो है वो बाथरूम में दिखाई दे रही है। तो बाथरूम वो पहले से गया था या बाथरूम दरवाज़ा खोलने के चक्कर में गया है, ये तो इन्वेस्टिगेशन का सवाल है। लेकिन तुरंत जो है वो फायर ब्रिगेड द्वारा जो है वो कार्रवाई करने से सारी की सारी बिल्डिंग और जो पूरी कॉलोनी है उसमें कोई और नुकसान नहीं हुआ। केवल मात्र इस ही फ्लैट के अंदर जो है वो आग लगी और इसी फ्लैट में उसे को कंटेन कर दिया गया। अनफॉर्चुनेटली जो व्यक्ति था यहाँ पर उसको बचाना तो संभव नहीं था, ये क्योंकि आग के कारण या सफोकेशन के कारण जो है वो उनकी मृत्यु हुई है। ये बहुत दुखद है। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में पीएचडी प्रवेश मामले को लेकर छात्र संगठनों ने विश्वविद्यालय प्रबंधन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। अब युवा कांग्रेस भी विरोध पर उतर आई है और इस पूरे मामले के खिलाफ प्रदेश भर में उग्र आंदोलन शुरू करने की चेतावनी दी है। युवा कांग्रेस ने विश्वविद्यालय के वीसी और अधिकारियों पर अपने बच्चों को
पीएचडी में दाखिला देने में विश्वविद्यालय में लाडला कल्चर शुरू करने का आरोप लगाया है। युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष निगम भंडारी ने कहा कि प्रदेश विश्वविद्यालय में नियमों को ताक पर रखकर अपने चहेतों को पीएचडी में दाखिला दिया जा रहा है। आरोप लगाया कि विश्वविद्यालय में एक पार्टी विशेष के लोगों को भर्ती किया जा रहा है, जिसका युवा कांग्रेस कड़ा विरोध करती है। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में पनप रही लाडला संस्कृति के विरोध में वीरवार को कांग्रेस कार्यालय राजीव भवन में प्रदेश युवा कांग्रेस के अध्यक्ष निगम भंडारी और मीडिया विभाग के चेयरमैन डॉक्टर चंदन राणा ने पत्रकार वार्ता का आयोजन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि अभी तत्कालीन हुई नियुक्तियों में सरकार के लाडलों को तरजीह देने की सुर्खियों के बाद अब विश्वविद्यालय में बड़े पदों पर बैठे अधिकारियों के बच्चों को बिना परीक्षा पीएचडी में दाखिला देने का युवा कांग्रेस विरोध करती है। निगम भंडारी ने कहा कि विश्वविद्यालय के उपकुलपति, यूआईईडी के डायरेक्टर और डीन प्लानिंग डेवलपमेंट के बच्चों को बिना परीक्षा पीएचडी में दाखिला देना देश की शिक्षा प्रणाली के साथ अन्याय है। उन्होंने कहा कि यूजीसी के नियमों के खिलाफ लिए गए इस फैसले को लेकर विश्वविद्यालय की कार्यकारी परिषद भी सवालों के घेरे में है। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय प्रदेश की सबसे पुरानी और सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है और उसमें लगातार जिस तरीके से हिमाचल प्रदेश सरकार व हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय प्रशासन के द्वारा जिस तरीके से पूरी तरीके से भगवाकरण किया जा रहा है, चाहे वो पुरानी एसोसिएट प्रोफेसर्स की नियुक्तियों की बात हो, चाहे नॉन टीचिंग स्टाफ की नियुक्तियों की बात हो, चाहे सेंट्रल यूनिवर्सिटी में किस तरीके से बैकडोर एंट्री से अपने चहेतों को नियुक्तियां दी गई, उसका युवा कांग्रेस पुरजोर विरोध करती है। और यहाँ तक ही ये जो इनकी जो प्लानिंग है, जिस नियोजित तरीके से ये अपने लोगों को अपने एजुकेशन सिस्टम में, अपने पार्टी के लोगों को और स्पेशली जिस तरीके से आरएसएस के बैकग्राउंड रखने वाले लोगों को जिस तरीके से एजुकेशन सिस्टम में डाला जा रहा है, उसको देखते हुए अभी आपने हाल ही में देखा, एक तरफ हिमाचल प्रदेश में उपचुनाव चल रहे थे और दूसरी तरफ किस तरीके से पीएचडी के अंदर रूल रेगुलेशन को वायलेशन करते हुए अपने तरीके से यूनिवर्सिटी प्रशासन, चाहे वीसी महोदय हो, चाहे यूआईटी के इसमें, चाहे यूआईटी डायरेक्टर के किस तरीके से एक उच्च पदों पे बैठे अधिकारियों ने अपने बच्चों की एडमिशन के लिए जिस तरीके से रूल रेगुलेशन बनाए हैं, इसका हिमाचल युवा कांग्रेस पुरजोर विरोध करती है। और आज हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय लगातार गलत तरीके से जो नियुक्तियां हो रही हैं उसके लिए पूरे प्रदेश में, पूरे देश भर में चर्चाओं में है। इसका हम पूरी जगह विरोध करते हैं और आने वाले समय में जिस तरीके से एनएसयूआई के द्वारा लगातार इस मुद्दे को उठाया गया और भी अन्य छात्र संगठनों के द्वारा इस मुद्दे को उठाया गया, हिमाचल प्रदेश युवा कांग्रेस महामहिम गवर्नर के समक्ष भी इस सारी घटनाक्रम को रखेगा। किस तरीके से इन्होंने अपने कुछ जो लाडला कल्चर, मेरे साथी ने जिस प्रकार से लाडला कल्चर का व्याख्यान किया कि किस तरीके से हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में लाडला कल्चर को प्रोत्साहन दिया जा रहा है, उसी तरह सारा का सारा महामहिम राज्यपाल के समक्ष भी हम इस बात को रखेंगे, राष्ट्रपति के समक्ष इस बात को रखेंगे, सेक्रेटरी एचआरडी के समक्ष भी इन तमाम बातों को हम रखेंगे। और अगर फिर भी सरकार ने इन सब पे फिर से एक रोल बैक नहीं किया निर्णय को, तो हिमाचल प्रदेश युवा कांग्रेस को एनएसयूआई के साथ मिलकर प्रदेश में अभी हमारे कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के द्वारा कांग्रेस पार्टी पूरे प्रदेश भर में जन जागृति अभियान, जन जागृति यात्रा का भी अभी आयोजन करने जा रही है 14 से 29 तारीख में। जिस तरीके से हमने घर घर जाकर इन चुनावों में इस सरकार की गलत नीतियों को एक संवाद के माध्यम से सबके समक्ष रखा और इस मुद्दे को जिस तरीके से शिक्षा के अंदर जो एक शिक्षा का जो भगवाकरण इस सरकार के द्वारा किया जा रहा है, इस जन जागृति अभियान के माध्यम से हम घर घर जाकर हर युवाओं तक इस सरकार की पोल को खोलने का काम करेंगे। बिल्कुल जो बयान अभी कंगना राणावत जी के द्वारा दिया गया है, इसका हिमाचल प्रदेश युवा कांग्रेस पुरजोर विरोध करती है और सीधी तौर पर साफ दिखता है कि उनके कनेक्शन किस लीडर के साथ है, किस पार्टी के साथ है और किन के इशारों पे ये इस प्रकार का बयान दे रहे हैं, वो सबको मालूम है।
नई शिक्षा नीति के खिलाफ एसएफआई ने कोटशिरा कॉलेज में सत्याग्रह प्रदर्शन किया। छात्र नेताओं ने कहा कि नई शिक्षा नीति के नाम पर शिक्षा को निजी हाथों में सौंपने का प्रयास किया जा रहा है। नई शिक्षा नीति निजीकरण और भगवाकरण को बढ़ावा देती है। उन्होंने कहा कि इस नीति के तहत निजी स्कूल अपनी फीस निर्धारित करने के लिए स्वतंत्र होंगे। एसएफआई ने छात्र हित से जुड़ी विभिन्न मांगों को लेकर भी प्रदर्शन किया। छात्र नेताओं का कहना है कि पिछले 2 वर्षों से कॉलेज कोरोना काल के दौरान बंद थे। बावजूद इसके कॉलेज प्रशासन द्वारा पीटीए फंड के नाम पर छात्रों से फीस वसूली गई। आंदोलनरत छात्रों का कहना है कि कॉलेज प्रशासन छात्रों की मांगों को अनसुना कर रहा है। आप देख रहे हैं कि आज जो एसएफआई ये धरना प्रदर्शन कर रही है, ये जो एसएफआई धरना प्रदर्शन कर रही है वो ऑल इंडिया की कॉल के आह्वान पर जो एक सत्याग्रह प्रदर्शन कर रही है। और जो ये प्रदर्शन है इसमें जो हमारे मुद्दा है वो है न्यू एजुकेशन पॉलिसी, जिसके अंदर जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी लाया गया है जिसका एसएफआई जो कड़ा विरोध कर रही है। और साथ में जो ये प्रोटेस्ट हो रहा है इसमें जो हमारे कैंपस के मुद्दे हैं, जो कैंपस के अंदर छात्रों को दिक्कतें आ रही है उसको लेकर ये सत्याग्रह प्रोटेस्ट हो रहा है, जिसके अंदर की एसएफआई जो आज हड़ताल के अंदर बैठी है। और जिसके अंदर जो हमारी मेन कैंपस के मुद्दे उसके अंदर आप देख रहे हैं कि एसएफआई लगातार 3 साल से जो कैंपस के अंदर लड़ी हॉस्टल के मुद्दे को लेकर। और एसएफआई मांग करेगी जल्द से जल्द जो हॉस्टल का जो कार्य स्टार्ट किया जाए। और साथ में जो पीटी के नाम पे जो है छात्रों को जो लूटा गया है, जो आप देख रहे हैं कि कोर्स की जो स्ट्रेंथ है वो 3600 स्ट्रेंथ है। और इसके अंदर जो है पर बच्चे से जो पर स्टूडेंट से जो है वो 600 पीटी फीस ली जा रही है। और आपको पता होना कि पीटीए फीस जो है पेरेंट टीचर एसोसिएशन होती है, लेकिन जो यहाँ पे पीटी फीस है इतनी महंगी जो कर रखी है, जो इतनी ज़्यादा पीटी फीस ले रही है, एसएफआई का विरोध कर रही है। आप देख रहे हैं कि जो 3600 बच्चे से 600 रुपये इकट्ठा किया जा रहा है, 21,60,000 जो आंकड़ा जो आ रहा है, आप देख रहे हैं किस तरह से जो पीटीए के नाम पे छात्रों को लूटा जा रहा है। और जब कैंपस में जो एसएफआई अपने मुद्दे को लेकर प्रशासन के पास जा रही है तो आप देख रहे हैं कि प्रशासन का रवैया आप इस तरह से देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पे जो छात्र के बीच में जो बात नहीं पहुँचाई जानी जाती है, वो जो है छात्रों को धमकाते हैं और छात्रों को यहाँ से क्लासों के अंदर और नीचे भेजा जाता है कि जो है धरना प्रदर्शन में शामिल ना हो पाए। टीचर जो है उनको दबाने का कार्य कर रही है और एसएफआई इनके विरोध में जो है आंदोलन लड़ रही है, क्योंकि जो कैंपस है कैंपस के अंदर के जो मुद्दे हैं जो प्रशासन है उसको दबाने का कार्य कर रही है। एसएफआई मांग कर रही है कैंपस के अंदर जो भी मुद्दे हैं ग्राउंड से लेकर हॉस्टल से लेकर पीटीए से लेकर उन मुद्दे के ऊपर जो है जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए। अगर नहीं की जाती तो एसएफआई जो है इसका विरोध करती है और आने वाले टाइम में जो एक उग्र आंदोलन करेगी। और साथ में अगर यहाँ से जो प्रशासन द्वारा जिस तरह से अभी भी कोशिश की जा रही है, जो हमारे जो एक शांतपूर्वक जो है सत्याग्रह प्रोटेस्ट किया जा रहा है उसके अंदर भी आप देख रहे हैं कि प्रशासन जो है पुलिस के साथ जो पुलिस बुलाकर यहाँ पे जो है छात्रों को दबाने का कार्य कर रही है। वो इस तरह से एसएफआई इसका विरोध कर रही है और लगातार जो एसएफआई इसका आंदोलन को जो है आगे तेज करते हुए उग्र आंदोलन करेंगे। चाइल्ड लाइन शिमला बाल अधिकार और बाल संरक्षण के प्रति लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से चाइल्ड लाइन से दोस्ती सप्ताह का आयोजन कर रहा है। इसके तहत चाइल्ड लाइन द्वारा शिमला के रिज मैदान पर हस्ताक्षर अभियान चलाया गया और लोगों को बच्चों के प्रति बढ़ते अपराधों को कम करने और बाल अधिकारों के प्रति जागरूक किया गया। उपायुक्त शिमला आदित्य नेगी ने हस्ताक्षर कर इस अभियान की शुरुआत की। चाइल्ड लाइन कोऑर्डिनेटर वीरेंद्र ने बताया कि लोगों को बाल अधिकारों के प्रति जागरूक करने के लिए चाइल्ड लाइन से दोस्ती सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है। इसके तहत हस्ताक्षर अभियान की शुरुआत की गई है। सर आज हमने ये सिग्नेचर कैंपेन यहाँ मॉल पे चलाया है। ये हमारा 2 दिन तक सिग्नेचर कैंपेन रहेगा। आज इस सिग्नेचर कैंपेन की शुरुआत हमने सर्वप्रथम डीसी साहब के सिग्नेचर से की है। हमारा मेन मोटिव यही रहेगा कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को 1098 चाइल्ड लाइन के बारे में जानकारी दे सकें और लोगों को ये बता सकें कि बच्चों का जो अधिकारों का हनन हो रहा है या बच्चों के साथ शोषण हो रहा है, तो उस चीज़ के बारे में हम अवेयरनेस कर रहे हैं। ये सर शिमला में चाइल्ड लाइन काम कर रहा है, सोलन में, सिरमौर में, चंबा में और काफ़ी सारी डिस्ट्रिक्टों में है जो हम लोग ये चाइल्ड लाइन प्रोजेक्ट काम कर रहा है। सर हम लोग जो चाइल्ड लाइन है ना सर, थोड़ा सा मैं चाइल्ड लाइन के बारे में बताना चाहूँगा। जो चाइल्ड लाइन है वो राष्ट्रीय आपातकालीन सर्विस है। इसका राष्ट्रीय जो टोल फ्री नंबर है 1098 है, सभी मोबाइल नेटवर्क से फ्री है। अगर बच्चों के साथ किसी भी तरह का शोषण हो रहा हो या बच्चों को कोई भी ज़रूरत हो, किसी भी प्रॉब्लम में से जूझ रहा हो बच्चा, तो आप उस नंबर पे कॉल करके वो समस्या बता सकते हैं और हम जो है फिर वहाँ तक पहुँचने की कोशिश करते हैं। अभी सर हम जैसे ये लेपर्ड वाला जो किस्सा बता रहे हैं आप कि जानवर जो बच्चे को ले गया है, अभी हम लोगों के पास इस तरह का मतलब कोई केस नहीं है, रजिस्टर है। प्रशासन अपनी ओर से कार्रवाई कर रहा है और उस लेपर्ड को शायद पकड़ने के लिए बाहर से मंगवाए हैं फॉरेस्ट विभाग से।
तो उस पर कार्य चल रहा है। तो अभी जैसे हम लोगों के पास, मैं आपको मोस्टली बता देता हूँ कि हम लोगों के पास कॉर्पोरल पनिशमेंट के केसेस आते हैं, चाइल्ड लेबर के केसेस आते हैं, चाइल्ड बेगरी के केस आते हैं और शेल्टर के केसेस आते हैं, जो बच्चे अनाथ हो जाते हैं, इस तरह के केसेस आते हैं हम लोगों के पास। तो हम लोग प्रशासन के साथ मिलके उन बच्चों को वहाँ तक पहुँचाने में मदद करते हैं। टैक्सी व्यवसाय में आ रही विभिन्न समस्याओं के संबंध में टैक्सी यूनियन के पदाधिकारियों ने उपायुक्त शिमला आदित्य नेगी से मुलाकात कर उनसे समस्याओं के स्थायी समाधान की मांग की। वहीं उपायुक्त ने बताया कि टैक्सी यूनियन द्वारा शिमला के विभिन्न स्थानों पर 10 प्रीपेड बूथ बनाने की मांग की गई है, जिसके लिए विभिन्न विभागों को उन 10 स्थानों का संयुक्त निरीक्षण करने के आदेश दिए गए हैं, जिसमें नगर निगम शिमला, लोक निर्माण विभाग, राजस्व एवं यूनियन के पदाधिकारियों द्वारा संयुक्त निरीक्षण कर उचित स्थानों का चयन करके 15 दिनों के भीतर रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा गया है। वीरवार को ऑल हिमाचल कमर्शियल व्हीकल ज्वाइंट एक्शन कमेटी का प्रतिनिधिमंडल जिला उपायुक्त आदित्य नेगी से मिला। इस दौरान टैक्सी ऑपरेटरों ने उन्हें पेश आ रही विभिन्न समस्याओं से उपायुक्त को अवगत करवाया। मीडिया से बात करते हुए ज्वाइंट एक्शन कमेटी के चेयरमैन राजेंद्र ठाकुर ने बताया कि सरकार व विभाग को समय समय पर कमेटी द्वारा ज्ञापन सौंपे गए हैं और उसी संदर्भ में वीरवार को उपायुक्त महोदय ने उन्हें वार्ता के लिए आमंत्रित किया। उन्होंने कहा कि उपायुक्त ने उनकी प्रीपेड बूथ खोलने की मांग को 1 महीने में पूरा करने का आश्वासन दिया है और उन्हें आशा है कि जल्द ही उनकी विभिन्न समस्याओं का भी समाधान किया जाएगा। हमने सर 15 दिन पहले डीसी साहब को ज्ञापन दिया था और उस बारे में डीसी साहब ने हमारे को चर्चा बुलाया था और हमारे उस पर चर्चा हुई काफ़ी देर। तो मेन था हमारा कि इसका प्रीपेड बूथ का, सर प्रीपेड बूथ का काफ़ी समय से 2018 से लेके अभी तक हमारी ज्ञापन ही सौंपे सरकार को हमने कि प्रीपेड बूथ जल्दी जल्दी लगा जाए। तो डीसी साहब ने आश्वासन दिया कि 1 मंथ के अंदर आपको प्रीपेड बूथ शिमला में लगा दिए जाएंगे। और अगला था हमारा इसका पार्किंग सर्टिफिकेट का था कि पार्किंग सर्टिफिकेट जब गाड़ी रजिस्टर होती है, प्राइवेट हो चाहे टैक्सी हो, शिमला वालों के लिए ही ऐसी तानाशाही की उसके लिए मतलब पार्किंग सर्टिफिकेट देना पड़ता है। तो पार्किंग सर्टिफिकेट में क्या धांधली होती है कि किसी पार्किंग में जाओ 30,000 रुपये पर्ची कटाओ और आपकी गाड़ी रजिस्टर हो जाएगी। तो हमने इस बारे में हमारी सरकार से यह डिमांड है कि ये या तो सरकार पार्किंग बना के दें, 2-3 हज़ार रुपये की सरकार पर्ची काटे, सरकार के खजाने में फंड आएगा। और वैसे तो मतलब ये घूसखोरी के नाते जा रहा है। और अगली डिमांड थी हमारी कि जो सीट बेल्ट का था, सीट बेल्ट का कि जो प्लेन एरिया में सीट बेल्ट जहाँ 70-80-90 से ऊपर गाड़ी चलती है वहाँ सीट बेल्ट की जरूरत होती है। यहाँ पहाड़ी राज्य यहाँ तो जरूरत नहीं है, यहाँ तो 30-40 से ऊपर गाड़ी चलती नहीं है और यहाँ पर कई बार 20 की स्पीड चली हो तभी चालान किया जाता है। तो ये सरकार से हमारी एक गुजारिश है, ये ना किया जाए। और अगला था हमारा सर, पूरे हिमाचल प्रदेश में जो सरकारी विभागों में टेंडर होते हैं वो टैक्सी वाले को ही दिए जाए और ना कि किसी ठेकेदार को दी जाए, ठेकेदार प्रथा खत्म की जाए। अभी हमारी गवर्नमेंट ने क्या किया है कि जो भी टेंडर दिए हैं वो दिए हैं बड़े बड़े जो मतलब क्या नाम है, जो मतलब जैसे चाहे ट्रैवल एजेंट है, कोई दिल्ली से आ रहा है, कोई चंडीगढ़ से आ रहा है, जिसके पास खुद की गाड़ी नहीं है और 150 गाड़ी का टेंडर लेता है और फिर 2-2 हज़ार 3-3 हज़ार हर गाड़ी से कमीशन खाता है। तो हमारी सरकार से यह डिमांड है कि इस बारे में कि जो भी टेंडर होते हैं हिमाचल में डिस्ट्रिक्ट वाइज दिए जाए और डिस्ट्रिक्ट वाइज जिसको दिया जाए रेट गवर्नमेंट जो तय करेगी उसमें पर्ची सिस्टम किया जाए और टैक्सी वाले को जो जिसका RC परमिट है उसको ही टेंडर दिया जाए, ना कि किसी बिचौलिए को दिए जाए। डीसी साहब ने जो हमें आश्वासन दिया हम इससे बहुत खुश हैं और डीसी साहब ने बोला कि आपकी डिमांडें जल्दी जल्दी पूरी की जाएगी और जो प्रीपेड का वो तो जल्दी 1 मंथ के अंदर मतलब प्रीपेड की सुविधा दी जाएगी, जिससे टूरिस्ट लोगों को भी और लोकल लोगों को भी सुविधा मिलेगी सर। और जो गवर्नमेंट ने तय रेट की है RTO डायरेक्टर साहब ने, वो हम उस रेट को चलने को तैयार है। और दूसरा सर, सरकार को हम यहाँ कहना चाहते हैं, सरकार से हमने काफ़ी समय से CM साहब को, मंत्री साहब को, ट्रांसपोर्ट विभाग को, सबको हमने ज्ञापन दिए हैं कि हमारा था मेन सबसे ज़्यादा कि 2-2.5 साल से टैक्सी वालों को काम धंधा नहीं किया, नहीं घरों में बैठे और ना तो हमारा टैक्स माफ़ हुआ, ना तो हमारी इंश्योरेंस माफ़ हुई, ना तो बैंक के लिए, चलो बैंक के लिए हम बोलते हैं कि सरकार अगर नहीं कुछ कर सकती है, जो बैंक का लोन था हमारा 2 साल के लिए एक्सटेंड किया जाए और हमारी स्थिति जब ठीक आएगी तो हम उनको बैंक को पैसा देना स्टार्ट कर देंगे। नहीं तो अभी क्या हुआ कि हमारे कुछ लोगों की बैंक ने गाड़ियाँ उठाई और उन लोगों ने जिनके ज़मीन गारंटी उसमें लगी थी उन्होंने बेचारों कई आत्महत्या कर ली और सरकार ने हमारी कोई सूद नहीं लिया। हम सरकार को यह कहना चाहते हैं कि आप लोगों को हम टैक्स देते हैं, RTO विभाग तभी चलता है, अदरवाइज हम इतना टैक्स दे, लाखों टैक्स गवर्नमेंट टैक्स दिया है, गवर्नमेंट से कुछ मांगा नहीं है। और अभी तक सरकार ने जो हमें लोन दिए थे कि लोन आपको 2 लाख 2 से 20 लाख तक लोन दिया जाएगा, वो अखबारों पेपरों में रह गए और किसी बैंक में जाओ तो बैंक वाले बोलते हैं हमारे पास कोई नोटिफिकेशन नहीं आई, नहीं कोई भी नोटिफिकेशन इसकी नहीं आई है। तो सरकार को हम यह कहना चाहते हैं कि जितने भी हिमाचल प्रदेश में
टूरिज्म क्षेत्र से लोग जुड़े हैं उनके लिए कोई आर्थिक मदद की जाए जिससे लोग अपना परिवार चला सकें। नहीं तो आने वाले समय में ट्रांसपोर्टर वैसे ही खत्म हो जाएगा, कोई आत्महत्या कर ले और बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही सर। और टैक्स भी माफ़ किया जाए और जो इसका परमिट है, परमिट हमारा जो 12 साल का था, हमें जो 3 साल अभी गाड़ियाँ खड़ रही तो हम चाहते हैं कि 15 साल के लिए परमिट ये एक्सटेंड किया जाए। हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल के फैसले के बाद छोटे बच्चों के लिए स्कूल खोल दिए गए हैं। सरकारी और निजी स्कूलों में कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए बच्चों को स्कूल में प्रवेश दिया जा रहा है। बावजूद इसके अभिभावक छोटे बच्चों के लिए स्कूल खोलने के फैसले का विरोध कर रहे हैं। अभिभावकों का कहना है कि कोरोना का खतरा भी टला नहीं है, ऐसे में स्कूल खोलने का फैसला तर्कसंगत नहीं है। तीसरी से 7वीं कक्षा तक स्कूल खोलने के सरकार द्वारा लिए गए फैसले से अभिभावक नाराज नजर आ रहे हैं। शिमला के स्कूलों में महज वार्षिक परीक्षाओं के लिए 10 दिन के लिए स्कूल खोलने के निर्णय के खिलाफ अभिभावकों ने वीरवार को जिलाधीश आदित्य नेगी से मुलाकात की व वार्षिक परीक्षाएं ऑनलाइन करने की मांग की। मीडिया से बात करते हुए अभिभावकों ने सरकार के इस फैसले को गलत बताया। अभिभावकों ने कहा कि सरकार को ये निर्णय जल्द से जल्द वापस लेना चाहिए और बच्चों की परीक्षाएं ऑनलाइन लेनी चाहिए। अभिभावकों का कहना है कि ये समय बेहद नाजुक है और कोरोना की तीसरी लहर भी संकट का विषय है। ऐसे में छोटे बच्चों को स्कूल भेजने का फैसला गलत है। जहाँ तक स्कूल की बात रही तो सबको पता है कि इस टाइम अभी क्लाइमेट भी चेंज हो रहा है और छोटे बच्चे हैं तो हम छोटे बच्चों के इस अगेंस्ट है कि छोटे बच्चों के स्कूल नहीं लगने चाहिए अभी, क्योंकि अभी बच्चे छोटे हैं, 1st, 2nd, 3rd के बच्चे हैं तो इनको अभी पता नहीं है। और जहाँ तक रही स्कूल खोलने की बात, अब लास्ट के 8 या 10 दिन हमारे बच्चों के रह गए हैं स्कूल के, तो जहाँ 2 साल तक बच्चे घर में कर रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस हो रही है, तो एग्ज़ाम भी ऑनलाइन ही होने चाहिए। हम लोगों की प्रशासन से यही रिक्वेस्ट है कि ज़बरदस्ती हमारे बच्चों को इस कोरोना काल में ज़बरदस्ती जो बच्चे सेव है उनको ज़बरदस्ती इसमें धकेला जा रहा है। हमारा मानना तो यही है। उन्होंने हमारी पूरी बात सुनी है और उन्होंने कहा है कि हम इस पे कुछ एक्शन लेंगे, आपकी बातों पे हम गौर करेंगे। हम लोगों को ये आश्वस्त किया गया है अभी यहाँ पे। बच्चे इतना नहीं कर सकते कि वो इसको फॉलो करेंगे, जितने भी ये कोरोना का है ना, बच्चे बहुत छोटे हैं। प्राइमरी सेक्शन है वो तो बहुत ही छोटा है, डीएवी में है सर, और स्ट्रेंथ बहुत है डीएवी की। अगर कैलकुलेट किया जाए तो हार्डली 1 वीक भी नहीं जाएगा बच्चा, क्योंकि रोटेशन में बुला रहे हैं। तो हमारी तो यही है कि जब ऑनलाइन सारा सेशन हुआ है तो ऑनलाइन ही इसको इस तरह से किया जाए। सर इसको तो उन्हें भी देखना चाहिए, बच्चा तो हर घर में है, और जो कोविड है, कोविड उनको पूछो जिनको हुआ है और जिन्होंने खोआ है। ये निर्णय बिल्कुल गलत है। जूनियर क्लासेस के लिए नहीं होना चाहिए। 1st to 6th 7th अभी तक ऑनलाइन क्लासेस चली है उनकी, पूरा 21 महीने से ऑनलाइन क्लासेस है और 10 दिन के लिए स्कूल खोल दिए जा रहे हैं। ये बिल्कुल गलत निर्णय है सरकार का और सरकार को इसे वापस लेना चाहिए। आगे सर्दी पड़ने वाली है तो बच्चे इतनी सर्दी में कैसे जाएंगे स्कूल, और अल्टरनेटिव डेज में बुला रहे हैं, कहते किसी को बोल रहे हैं कहते 12 बजे आए, किसी को बोल रहे हैं आप सवेरे आएंगे, तो पेरेंट्स कैसे कॉप अप करेंगे इसके साथ। बच्चे बहुत छोटे हैं अभी, तो ये सरकार का बिल्कुल गलत निर्णय है। पेरेंट्स चाहते हैं कि नेक्स्ट सेशन से स्कूल खोल दिए जाए। अभी जूनियर 1st to 7th क्लास जो बंद थे स्कूल, वो नहीं खोलने चाहिए। देखिए, आज हमें एक मजबूरन जिस तरह से सरकार ने, जिस तरह से एजुकेशन विभाग ने एक फरमान जारी कर दिए कि आपको स्कूल आना पड़ेगा, वो भी ऐसे वक्त पर जबकि एक कोरोना महामारी पीक पर है। एक तरफ आप तीसरी लहर की बात करते हैं, तीसरी लहर आ रही है, एक तरफ आप कहते हैं बच्चों को वैक्सीनेशन होगा, दूसरी तरफ आप इस तरह के फरमान जारी करोगे तो ये फरमान जो है प्रदेश की जनता इस तरह के फरमानों को नहीं मानेगी। और सबसे बड़ी बात है, बच्चों की वैक्सीनेशन आपने नहीं की है। हिमाचल क्या, पूरे भारत की जनता, पूरा भारत इस वक्त गरीबी से जूझ रहा है और लोगों की आर्थिकी जो है वो इतनी कमज़ोर हो चुकी है। लोग अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों से निकाल के सरकारी स्कूल में भर चुके हैं। लोग अपने जो जहाँ किराए पे रहते हैं वो किराए छोड़ के अपने वापस गांव चले जा चुके हैं। सरकार को ये भी तो देखना चाहिए कि किस तरह से जनता 2 साल से सरकार की ही बातें मान रही है। जिस दिन आपने कहा थाली बजाओ, थाली बजा दी, जिस दिन आपने कहा दिया जलाओ, दिया जला दिया। तो आज अगर आप इस तरह कैसे फरमान जारी करेंगे तो ये फरमान प्रदेश के अभिभावकों को मंजूर नहीं होंगे। और हम सरकार से ये मांग करते हैं कि जो ये फरमान जारी किए गए हैं इन्हें तुरंत वापस लिया जाए। और रही बात 15 दिन की, सेशन ख़त्म होने वाला है। एक सेशन आपने अभी फाइनल पेपर का था वो आपने ऑनलाइन ले लिया है। आप दूसरे सेशन के लिए इस तरह की कैसे आप वो कर सकते हैं कि आप ऑफलाइन वहाँ पे, और स्कूल में आप कहते हैं एक बेंच पे एक बच्चा बैठेगा। इससे तो बच्चे
टीचर सभी पे एक बर्डन है। तो वो चीज़ें तो आपको भी देखनी पड़ेगी, हर चीज़ देखना पड़ेगा। उसी से हमारा सरकार से, जयराम सरकार जी से, माननीय मुख्यमंत्री जी से हम ये निवेदन करते हैं कि इस तरह के जो ये आदेश हुए हैं इन्हें वापस ली जाए। आप स्कूल खोलिए, आप नए सेशन से स्कूल के 15 दिन छुट्टियों के रह गए हैं और बच्चों को जो है वो ऑनलाइन पेपर ही देने दें। और प्रदेश के अब जितने भी अभिभावक हैं, आप इस तरह के फरमान करेंगे, प्रदेश के जितने भी अभिभावक हैं वो इस चीज़ को नहीं मानेंगे, हमारे बच्चे जो हैं ऑनलाइन पेपर ही देंगे। वहीं मीडिया से बात करते हुए जिला उपायुक्त आदित्य नेगी ने कहा कि अभिभावकों के विभिन्न मुद्दों पर विचार किया जाएगा और जल्द से जल्द अभिभावकों की समस्याओं को हल करने का प्रयास किया जाएगा। तो डेफिनेटली जो इन्होंने इश्यूज रेज किए हैं उसको हम कंसिडर करेंगे और इसमें गवर्नमेंट को भी इसमें अप्राइज करेंगे और फिर जो भी इसमें करने की आवश्यकता होगी डेफिनेटली उसको, सारी चीज़ों को मद्देनजर रख के उसमें हम डेफिनेटली कुछ ना कुछ डिसीजन जल्दी लेंगे इस पर। प्राकृतिक और मानवीय आपदाओं से निपटने के लिए गृह रक्षक के जवानों के लिए आयोजित 4 दिवसीय कार्यशाला संपन्न हो गई। कार्यशाला में होमगार्ड के जवानों को आपदा के समय राहत व बचाव कार्य संबंधी आवश्यक टिप्स दिए गए। डिप्टी कंट्रोलर सिविल डिफेंस नमिता शर्मा ने बताया कि कार्यशाला में गृह रक्षकों को आपदा से बचाव संबंधी जानकारी दी गई है। ये बेसिकली हम लोगों ने रिफ्रेशर कोर्स चलाया है फॉर सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स। एज सिविल डिफेंस एंड होम गार्ड्स इज़ अ ट्विन ऑर्गेनाइजेशन, तो इसमें हम जैसे होम गार्ड्स को ट्रेनिंग देते हैं, अलॉन्ग विद दैट हमारा मेन मोटो है कि हम सिविलियंस को भी इसमें ट्रेनिंग देते रहें, सो दैट ड्यूरिंग एनी एमरजेंसी, जब तक आपके पास मेन जो एजेंसी है वो ना पहुंचे किसी भी डिज़ास्टर को डील करने के लिए, हम चाहते हैं कि मेनली जो हमारे सिविलियंस हैं हु आर प्लेस्ड एट देयर ओन प्लेसेस, रेजिडेंसीज पे जो जहाँ पर स्थित है, वो एकदम से तुरंत कार्रवाई करें। पर इसके लिए ज़रूरत होती है कि वो लोग कुछ उनको ट्रेनिंग हो, दे शुड बी प्रोफेशनली बिट स्किल्ड। तो हम पूरी तरह से तो नहीं कर पाते, परंतु कुछ एक दिन का बेसिक कोर्स भी रहता है इसमें और रिफ्रेशर कोर्सेज भी रहते हैं। तो इस पर्पज़ को मीट करने के लिए वी कंडक्ट देयर बेसिक कोर्सेज एज वेल एज रिफ्रेशर कोर्सेज। जो आजकल आप ये ट्रेनिंग देख रहे हैं, इसका आयोजन किया गया 8 नवंबर टिल 11। आज इसका अंतिम दिन है। दिस इज़ बेसिकली अ रिफ्रेशर कोर्स, और रिफ्रेशर में हमने इनको बेसिक ट्रेनिंग दे ही रखी है, डिज़ास्टर टू हाउ टू डील विद डिज़ास्टर। इसमें हमने इन लोगों को कैपेसिटी बिल्डिंग, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर, देन वी टेल देम हाउ टू गिव फर्स्ट एड पर्टेनिंग टू आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन, CPR और फायर, कहीं अगर जो भी मैन मेड डिज़ास्टर या नेचुरल डिज़ास्टर्स होते हैं उससे ये किस प्रकार से डील कर सकते हैं अपने आसपास के एनवायरनमेंट पे, बिकॉज एक्चुअली दे आर लाइक फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स, क्योंकि जैसे इनको पता लगेगा एकदम से छोटा मोटा ये वहाँ पे हेल्प कर लेंगे एंड इमीडिएटली दे इंटीमेट टू अस who are mainly main agency like first fire and home guards। तो इस तरह की हमने इनको ट्रेनिंग दी है एंड आई फील बिकॉज इट्स अ रिफ्रेशर कोर्स एज दे ऑलरेडी वर ट्रेंड, बेसिक ट्रेनिंग तो इनको दी गई थी, परंतु आप जैसे जानते हैं ड्यू टू कोविड पेंडेमिक काफ़ी साल से 2 साल से लगभग कोई ट्रेनिंग का आयोजन नहीं हो पा रहा था। और वी आर वेरी फॉर्चुनेट इनफ, भगवान की बड़ी असीम कृपा हुई है कि अभी कोविड के केसेस काफ़ी कम हुए हैं। तो आदरणीय डायरेक्टर महोदय के आदेशानुसार हमने अभी फर्स्ट रिफ्रेशर कोर्स लगाया है और इसमें हमने इस संदर्भ में इनको ट्रेनिंग दी है। अभी आप देख सकते हैं कुछ समय पहले शिमला में कच्ची घाटी में जो बिल्डिंग गिरी थी उस दौरान भी हमारे सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स भी आए थे वहाँ पे, पर मेन टास्क जो उसमें हमारे होमगार्ड जवानों द्वारा किया गया। हालांकि मैं आपके नोटिस में ये बात लाना चाहूँगी, आई वॉज वेरी वेल प्रेजेंट देयर जब वो बिल्डिंग टिल्ट हुई, कोलैप्स हुई। तो दिस वॉज ऑल्सो लाइक फर्स्ट टाइम दिस काइंड ऑफ इंसिडेंट हैड हैपन इन फ्रंट ऑफ माई आईज ओनली। इट वॉज लाइक एन आई ओपनर फॉर मी ऑल्सो। जिस हिसाब से अंधाधुंध आज की डेट में कंस्ट्रक्शन वर्क हो रहा है शिमला में, बिल्डिंग बाय लॉज को दरकिनार रखते हुए, उस हिसाब से बट देखिए इसमें मैं श्रेय देना चाहूँगी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को भी, जिन्होंने तुरंत कार्रवाई की और उस बिल्डिंग को समय रहते खाली करवा दिया था, जिस कारण वहाँ ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ। और सर्टनली माय एक्सपर्ट टीम, आई रियली वांट टू कॉन्ग्रेचुलेट देम, और उन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया है। लोगों को जान का नुकसान तो इसमें नहीं हुआ, पर कुछ माली नुकसान जो हुआ है उसकी भी उन्होंने भरपाई की है। 6-7 सिलेंडर भी निकाले और लोगों को मोटिवेट भी किया, लाइक दे वर इन दैट बैड काइंड ऑफ सिचुएशन, दे वर लिटरली क्राइंग। इसमें सर भी वैसे तो इसकी स्ट्रेंथ 25 होनी चाहिए, बट ड्यू टू कोविड एज यू नो स्ट्रेंथ
वी कुड नॉट मीट द फुल स्ट्रेंथ, तो अभी 15 लोगों ने इसको ट्रेनिंग ली है। बाकी हालांकि आने इसमें 25 चाहिए थे, तो आई फील दे आर फुली मैक्सिमम ट्रेंड अप टू वेरी गुड एक्सटेंट। और जैसे कच्ची घाटी में वो हुआ उस समय वो भी आए थे, इसी प्रकार से मुझे पूरी उम्मीद है कि फ्यूचर में इसी प्रकार के हाथ से ये लोग आराम से छोटी मोटी हेल्प पक्का कर पाएंगे। हिमाचल प्रदेश करुणामूलक संघ का अपनी लंबित मांगों को लेकर शिमला में क्रमिक अनशन लगातार जारी है, लेकिन सरकार की ओर से कोई भी नुमाइंदा करुणामूलक आश्रितों से मिलने नहीं पहुंचा है। संघ के चेयरमैन अजय कुमार ने बताया कि अनशन पर बैठे 105 दिन हो गए हैं, लेकिन सरकार की ओर से मात्र आश्वासन ही मिल रहे हैं। सरकार की अनदेखी से नाराज करुणामूलक आश्रितों ने अब 16 नवंबर को शिमला में सरकार के खिलाफ रोष रैली निकालने का फैसला लिया है। आज करुणामूलक संघ हिमाचल प्रदेश के 105 दिन हो गए हैं, लेकिन सरकार की तरफ से अभी कोई भी हमसे मिलने नहीं आया है। जबकि जो हमारे मुख्य सचिव राम सुभाग सिंह जी के साथ पिछले कल हमारी दूसरी बार वार्तालाप हुई कि मीटिंग के माध्यम से, तो उसमें राम सुभाग सिंह जी ने एक मैसेज दिया। उन्होंने एक आश्वासन दिया कि जल्द ही करुणामूलक परिवारों के लिए कुछ राहत भरी जो खबर आएगी। लेकिन हम अब आश्वासनों पर जो है टिके नहीं हैं, क्योंकि करुणामूलक संघ पिछले 4.25 सालों से आश्वासन ही लेता आया है। जबकि इसके अलावा जो हमारा 16 तारीख को करुणामूलक संघ हिमाचल प्रदेश शिमला में एक विशाल रैली करने जा रहा है। ये रैली शेर पंजाब से चलेगी और डीसी ऑफिस सिटी चौक तक चलेगी, और उसके बाहर डीसी ऑफिस के बाहर एक प्रदर्शन होगा। और मैं ये बताना चाहता हूँ कि सरकार को अभी भी सरकार हमारी सुध-बुध नहीं ले रही है। और हाल ही में उपचुनावों में करुणामूलक परिवारों ने एक वोट के माध्यम से जवाब भी दिया, लेकिन सरकार अभी तक जो है करुणामूलक परिवारों की ना सुध ली है, ना ही कोई विधायक, मंत्री या फिर प्रशासनिक अधिकारी हमसे वार्तालाप के लिए या फिर मिलने के लिए अभी तक जो है नहीं भेजा है। अभी हम जो नेक्स्ट आने वाली कैबिनेट है उससे पहले एक विशाल धरना करने जा रहे हैं। एक कोविड-19 नियमों की पालना सहित जो है एक धरना प्रदर्शन जिला शिमला में होने जा रहा है। अगर सरकार फिर भी नहीं मानती है, वन टाइम सेटलमेंट के अनुसार जो है करुणामूलक परिवारों को एक साथ राहत नहीं देती है, तो आने वाले समय में हर कंस्टिट्यूंसी से 68 कंस्टिट्यूंसी पूरे हिमाचल प्रदेश में हैं, तो हर कंस्टिट्यूंसी से जो है करुणामूलक संघ हिमाचल प्रदेश एक धरना प्रदर्शन करेगा और हर जगह से रोष रैली प्रकट होगी। प्रदेश सरकार के तीसरी से 7वीं तक और 15 नवंबर से पहली व दूसरी कक्षा की नियमित कक्षाएं शुरू करने के फैसले का शीतकालीन छुट्टियों वाले स्कूलों के अभिभावकों ने विरोध शुरू कर दिया है। अभिभावकों का कहना है कि बच्चों की वैक्सीनेशन नहीं हुई है, ऐसे में बच्चे संक्रमण से अपना बचाव कर पाएंगे ऐसा संभव नहीं है। अभिभावक व कांग्रेस पार्षद दिवाकर शर्मा ने कहा कि सरकार का यह फैसला तर्कसंगत नहीं है। उन्होंने सरकार व शिक्षा विभाग से इस फैसले को शीतकालीन छुट्टियों वाले स्कूलों के लिए वापस लेने की मांग की है। सरकार द्वारा लिया गया फैसला कि सरकारी विद्यालयों को खोल दिया जाए और सभी विद्यालयों को खोला जाए और सभी बच्चों को स्कूल आने के लिए कहा जा रहा है, कहीं ना कहीं समस्त अभिभावक इससे परेशान हैं। क्योंकि लगभग जो हमारा ये शरद ऋतु वाला सत्र चलता है उसके लगभग 15 से 20 दिन बाकी रहे थे, तो ये कहीं ना कहीं जो फैसला है तर्कसंगत नहीं है। और जहाँ तक फैसला लिया गया है इसमें कहीं भी तार्किकता नज़र नहीं आती है। जैसा कि सरकार को भी मालूम ही है कि 18 वर्ष से कम के बच्चों का किसी का भी वैक्सीनेशन अभी तक नहीं हुआ, और उसके बावजूद हम इनको बुला रहे हैं कि आप स्कूल आइए, तो इसमें कहीं ना कहीं लगता है कि ये फैसला कहीं ना कहीं किसी न किसी के हितार्थ लिया गया है। कहीं ना कहीं बच्चों को जान में जोखिम में डालकर ये फैसला लिया जाना तर्कसंगत नहीं है। वर्तमान जो सीज़न चल रहा है ये कहीं ना कहीं पर्यटन सीज़न है और अधिकांश पर्यटक बाहर से आएंगे। कोई भी बच्चा या अभिभावक टैक्सी एंगेज नहीं करेगा। बच्चे एक बड़ा कैरियर हो सकते हैं और वैक्सीनेशन नहीं हुआ है, तो इस तरह की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि 15-20 दिन ही बाकी थे। तो हमारा सरकार से यही आग्रह रहेगा कि कम से कम ये निर्णय के द्वारा पुनर्विचार किया जाए कि जब तक वैक्सीनेशन नहीं हो जाता तब तक कम से कम स्कूल नहीं खोले जाए। स्कूल खुलने चाहिए, आवश्यकता है। 2 वर्ष से अधिक समय से लगभग कोई स्कूल बंद पड़े हैं, परंतु बिना वैक्सीनेशन के स्कूल खोलना तर्कसंगत नहीं है। जहाँ तक सरकार ने भी फैसला लिया और कुछ दिवस पूर्व भी जानकारी मिली थी कि 18 वर्ष से नीचे के बच्चों को भी वैक्सीनेशन शुरू की जाएगी, तो लगभग 2-3 महीने में ये वैक्सीनेशन का कार्य भी पूरा हो जाएगा। उससे बाद ही अगर विद्यालय खोले जाए तो तर्कसंगत रहेगा और अच्छा रहेगा। कम से कम उनको भी जान में जोखिम में डालने की आवश्यकता नहीं है और उनको भी कहीं ना कहीं सुरक्षा मुहैया करवाई जानी चाहिए, और जैसे ही वैक्सीनेशन होता है उससे बाद ही विद्यालय को खोला जाना चाहिए। हिमाचल खबरनामा के संग में इतना ही। नमस्कार।